हेलो दोस्तों। तो एसईओ की सीरीज में आज हमारा एक और वीडियो है। एसईओ के बारे में हमने बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर ली हैं। जैसे कैसे एनालिटिक्स सेट करना है, सर्च कंसोल कैसे यूज करना है, टेक्निकल एसईओ क्या है, ऑन पेज एसईओ क्या है। ये सारी बातें सीख ली है। फिर भी मुझे लगा कि एसईओ ऑडिट के बारे में एक मुझे वीडियो बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीज़ है। एक है कि जैसे कोई फ्रीलांसर हो या फिर कोई एजेंसी हो, जिसको क्लाइंट के लिए रिपोर्ट बनाना हो। अगर कोई जॉब करता है तो जॉब में अपनी वेबसाइट के लिए इन हाउस वर्क हो तो उसके लिए कोई रिपोर्ट बनाना है। तो उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसमें हमको एसईओ ऑडिट करना जरूरी होता है। जो मेन टॉपिक होते हैं उस पे एसईओ ऑडिट करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने ये डिटेल्स बनाई हुई है, आप देख सकते हो कि इसमें टेक्निकल एसईओ है। मेन 5 पैरामीटर है। टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, कंटेंट एनालिसिस और पेज एसईओ। टेक्निकल एसईओ में साइट स्पीड, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, क्राउलेबिलिटी, इंडेक्सिबिलिटी, साइट आर्किटेक्चर, एचटीटीपीएस, सिक्योरिटी, स्ट्रक्चर डेटा। ऑन पेज एसईओ में टेक्निक टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर टैग, कंटेंट क्वालिटी, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल लिंकिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल स्ट्रक्चर। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में कोर वेब विटल, बाउंस रेट, कन्वर्जन रेट, कीवर्ड रैंकिंग, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। बैक ऑफ पेज एसईओ में हमारा मेनली बैकलिंक, डोमेन ऑथोरिटी, ब्रांड मेंशन, सोशल साइट। कंटेंट एनालिसिस में कंटेंट गैप, डुप्लीकेट कंटेंट, थिन कंटेंट, कंटेंट फ्रेशनेस, यूजर इंटेंट मैचिंग। तो इसमें जो मेन टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे और उस पर समझेंगे कि क्या है। तो सारी चीजें हम धीरे धीरे एक साथ लेंगे और कुछ चीजें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है उसमें मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। हम थोड़े से उस पर बातचीत करेंगे और जो नहीं इसमें पहले वीडियो में मेंशन हुए उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। तो टेक्निकल एसईओ में हमने साइट स्पीड टेस्ट के लिए पेज स्पीड इनसाइट देखा था। और उसके बाद अगर हम माने कि हमको उससे भी ज्यादा साइट स्पीड टेस्ट करनी है तो एएचएफ है, सेमरस है, जिसमें हम यूज कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमने बात की थी। टेक्निकल एसईओ ऑडिट में मोबाइल फ्रेंडलीनेस के लिए हम बात करें तो मोबाइल फ्रेंडलीनेस यानी कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए भी हमने बात करी थी। क्राउलेबिलिटी और इंडेक्सेबिलिटी दोनों चीज सर्च कंसोल में आती है। तो आज हम गूगल सर्च कंसोल में ये चीज देखेंगे कि किस तरीके से उसमें क्राउलिंग और इंडेक्सिंग होता है। तो आज हम फिर से वही चीज देखेंगे कि कैसे होता है। मैं दोनों अभी ओपन कर लेता हूँ आपके सामने ही कि क्राउलेबिलिटी और इंडेक्सिबिलिटी कैसे चेक करी जाती है। एनालिटिक भी मैंने इसीलिए ओपन करा है कि मैं आपको कुछ उसमें भी समझा सकूं जब उसकी बारी आए। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है। सॉ थोड़ा इश्यू हो रहा है लेकिन मैं बता देता हूँ कि जैसे क्या इंडेक्सिंग और क्राउलेबिलिटी। तो इंडेक्सिंग में क्या होता है जनरली कि इंडेक्स में गूगल अपने पेज को इंडेक्स करता है। तो इंडेक्स के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि साइट मैप होना जरूरी होता है। साइट मैप के थ्रू ही हम गूगल को बताते हैं कि हम मेरे ये पेज है और इस पेज पे मुझे इंडेक्स करना है। और उसके बाद आता है रोबोट डॉट टीएक्सटी। तो रोबोट डॉट टीएक्सटी के लिए भी हमने एक वीडियो बनाया था। तो उसमें ये चीज है कि रोबोट डॉट टीएक्सटी में हमको गूगल को ये बताना होता है कि मेरे इस पेज को आप एक्सेस कर सकते हो, इस पेज को नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं ये वेबसाइट खोलता हूँ, हालांकि मैंने पहले भी ये वेबसाइट बहुत सारी बार बताई है क्योंकि ये मेरे खुद की है। और तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडेक्सिंग का रिपोर्ट मुझे मिल रहा है, ये ओवरव्यू है। हम साइट मैप में पहले चले जाते हैं तो साइट मैप में ये 3 साइट मैप मैंने अपडेट करे हुए हैं क्योंकि 3 लैंग्वेज में है। तो ये अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लास्ट रीड मेरा ये है, कितने पेज डिस्कवर हुए हैं और पेज इंडेक्सिंग का रिपोर्ट मुझे यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरे कितने पेज इंडेक्स हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे 9 पेज मेरे इंडेक्स हुए हैं, अभी 149 पेज है जो इंडेक्स नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग के रीजंस भी बताते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे अलग अलग रीजन से डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स, यानी कि गूगल ने ढूंढ लिए लेकिन अभी इंडेक्स नहीं है, लेकिन जो वैलिडेशन है पास हो चुका है तो वो इंडेक्स हो जाएंगे। सर्वर एरर यानी कि इसमें दो टाइप की सर्वर एरर होती है। या तो आपका सर्वर सच में कुछ एरर दिखा रहा है या तो फिर आपने सर्वर एरर के लिए कोई पेज लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा एक भी नहीं है। रिडायरेक्ट एरर एक भी नहीं है क्योंकि मैंने वो लगाया नहीं है। क्राउल करंटली नॉट इंडेक्स, ये गूगल सिस्टम के लिए है। तो क्राउल हो चुके हैं लेकिन इंडेक्स नहीं हुए, यानी कि ये भी मेरा पास हो चुका है लेकिन अभी इंडेक्सिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। एक्सक्लूड बाय नो इंडेक्सिंग पेज, ये जो दिखाता है वो चीज ये है कि
नो इंडेक्स से एक्सक्लूड है। यानी कि मैंने पहले भी बताया था कि इंडेक्स और फॉलो दो पैरामीटर होते हैं जिसके बेस पे गूगल अपने हमारे जो पेज है उसको इंडेक्स करता है। अगर हमने नो इंडेक्स दिया तो गूगल वो पेज को इंडेक्स नहीं करेगा। तो यहाँ पे जैसे एक्सक्लूड बाय नो इंडेक्स, यानी कि नो इंडेक्स में जो पेज है वो मेरे दो है, फिर कैनोनिकल टैग के लिए है, और पेज विद रिडायरेक्ट, कितने पेज रिडायरेक्ट है तो उसका भी यहाँ पे है, लेकिन अभी वैलिडेशन स्टार्ट नहीं हुआ है जो मैंने अभी सबमिट किया था। तो ये मेन चीज होती है कि इसमें क्राउलिंग और इंडेक्सिंग दोनों होता है। यानी कि पहले क्राउल होता है, क्राउल यानी कि क्राउलर जब हमारी वेबसाइट पे आता है तो उसका वैलिडेशन पास होता है, उसके बाद इंडेक्सिंग शुरू होता है दोस्तों। तो ये चीज हो गई। अभी साइट आर्किटेक्चर, तो साइट आर्किटेक्चर की बात हमने बताई थी कि दो चीज में बटा हुआ होता है कि एक्सएमएल साइट मैप और दूसरा एचटीएमएल साइट मैप। तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि वो कैसे बनाया जाता है। एचटीटीपीएस एसएसएल सर्टिफिकेट की भी हमने बात करी थी। जो जनरली ये होता है, यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे जो मेरा कर्सर है आपको जो दिखता है, तो यहाँ पे ये आप देखो कि कनेक्शन इज सिक्योर। तो सब वेबसाइट में ये कनेक्शन सिक्योर होना चाहिए। अगर यहाँ पे लॉक खुला हुआ आता है या कोई रेड लाइन ऑप्शन आता है तो उसको हमको सिक्योर करना हो, यानी कि हमारे डोमेन का जो होस्टिंग है उसमें से हमको एसएसएल लेना पड़ता है, आप अलग से भी ले सकते हो। स्ट्रक्चर डेटा मेन चीज है क्या कि क्योंकि स्ट्रक्चर डेटा होता है उसके बेस पे हमारी गूगल माई बिजनेस यानी कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनता है या फाइंड आउट होता है, जो बेसिक डिटेल होती है जैसे वेबसाइट कौन सी है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है, एड्रेस कहाँ का है, वो उसके सर्विसेज क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो सारी चीजें आती है। तो मैं आपको थोड़ा एक स्कीमा स्ट्रक्चर बताता हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मैंने ये एक एचटीएमएल वेबसाइट में एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए स्कीमा स्ट्रक्चर के लिए ये पूरा एक जेसन एलडी फाइल है, तो ये मैंने बनाई हुई है। आप देख सकते हो कि यहाँ से शुरू ये होता है कंटेक्ट https schema.org, फिर मेरी टाइप कौन सी है, मेरा नेम कौन सा है, मेरा अल्टरनेट नेम कौन सा है, यूआरएल कौन सा है, लोगो कौन सा है, ये सारी बेसिक डिटेल होती है जो गूगल को फेच करनी होती है, प्लस सोशल मीडिया की डिटेल। तो ये हो गया होम पेज का। और स्कीमा स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी आते हैं, जैसे प्रोडक्ट के लिए अलग हो गया, सर्विसेज के लिए अलग हो गया, सारी चीजें आती है। तो हमको देखना है कि हमारी सर्विस पेज कौन सा है, हमारे जो मेन पेज होते हैं कौन से है, प्रोडक्ट के लिए भी अलग स्ट्रक्चर आता है। तो आप इसमें दो चीज कर सकते हैं, आप मैन्युअली भी कर सकते हो और टूल्स भी बहुत अवेलेबल है, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो टेक्निकल एसईओ के बारे में कंप्लीट हो गया। अभी ऑन पेज एसईओ के बारे में जाते हैं। तो ऑन पेज एसईओ में हमने टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर टैग, कंटेंट क्वालिटी की बात करी थी। ये सारी चीजें कंबाइन इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइटल और मेटा दोनों एक ही चीज में आते हैं, और हेडर टैग फ्रंट में आता है, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन दोनों बैकएंड में आते हो। मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज मैं तो आपको लाइव बता देता हूँ। इसमें भी देखो मैंने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होता है वो गूगल के लिए होता है, गूगल के पढ़ने के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ साइबर सिक्योरिटी कंपनी इन अहमदाबाद, ठीक है, ये लिख दिया। अभी देखो जिसमें ये जो मेन आता है ये मेटा टाइटल हो गया और मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। ये आपको पेज पे यहाँ पे नहीं दिखेगा, ये बैकएंड में दिखेगा, वो गूगल के लिए है। ये हम गूगल को एक इन्फॉर्म के तौर पर बताते हैं कि मेरा जो पेज है वो इसके बारे में, क्योंकि गूगल पूरा पेज कभी देखता नहीं है। वो मेन जो इसके टॉपिक है वो यही है कि हेडर टैग होना चाहिए। तो हेडर टैग में मैंने बात करी थी H1 से लेके H6 तक हेडर टैग होते हैं। डिपेंड्स कि हमारी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसकी कैटेगरी कैसे हम डिफाइन करते हैं। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में मेन चीज यही है दोस्तों कि कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन हमेशा एक स्पेसिफिक होना चाहिए, ना कि मैं मेरा पेज है तो उसमें दो चार और कीवर्ड भी डाल दूं। अभी कीवर्ड फार्मिंग लोग करते हैं तो फिर ये ब्लैक हेट एसईओ की कैटेगरी में आ जाता है, ग्रे हेट एसईओ की कैटेगरी में आ जाता है। अगर कीवर्ड फार्मिंग भी ज्यादा कर दी, लिंक ज्यूस भी बना लिया, तो यहाँ पे रैंकिंग मिलने के चांसेस कम है। इंटरनल लिंकिंग बहुत होना जरूरी। इंटरनल लिंकिंग यानी कि मेरे एक पेज से मेरी वेबसाइट के दूसरे पेज पे जाना है, या फिर एक जो सेगमेंट है, मैं हम यहाँ पे उसकी बात करते कि मान लो कि मेरा ये पेज है, तो ये मैंने क्या कहाँ किया है कि इंटरनल लिंकिंग दिया हुआ है, लेकिन ये कैलेंडली के ऊपर जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो। अगर मैं इसको ओपन करूँ, अलग पेज में ले जाता हूँ,
तो ये डायरेक्टली मैंने इंटरनल लिंकिंग किया है कॉन्टेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, यूजर आके डायरेक्टली अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इंटरनल लिंकिंग किया हुआ है इस पेज पे, जो मेरी ही वेबसाइट के पेज है। ठीक है, तो ये इंटरनल लिंकिंग होना भी बहुत जरूरी है, जिससे यूजर अच्छी तरीके से नेविगेट हो और हमारी वेबसाइट पे उसका जो स्टेबल टाइम है वो ज्यादा बढ़े, तो बाउंस रेट कम हो। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में हमेशा एक ही है, बहुत ज्यादा इसमें सोचने का नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कुछ नहीं है। कोई भी इमेज बनाओ, उसका पहले से ही नाम दे दो। आप नाम दोगे और उसके बाद उसका ऑल टेक दे देना है। अब उसमें दो चीज है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन में अगर आपने नाम दिया तो बाय डिफॉल्ट वो इमेज का नाम होगा, ऑल टेक कहलाएगा ही कहलाएगा। तो इमेज का नाम दे दो, ना कि कोई नंबर के तौर पे रखो। और अगर कोई वेब पेज के लिए आप स्पेसिफिक बनाते हो तो उसके नाम से ही बनाओ। तो उससे क्या होगा कि वो ऑल टैग ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेगा। और अभी एक दूसरी चीज है कि जैसे हम इमेज बड़ी बड़ी लगाते हैं तो उसको कंप्रेस कर दो। और अभी एक दूसरा है कि इमेज वैसे भी नहीं लगानी है, वेब के फॉर्म में लगानी है। तो वेब पी के फॉर्मेट में अगर आप लगाओगे तो आपकी वेबसाइट को उतना लोड नहीं आएगा, और आपका जो आपकी वेबसाइट है वो रैंकिंग करेगी। यूआरएल स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि स्पेसिफिक डोमेन नेम प्लस उसका सर्विस या प्रोडक्ट पेज का नाम होना चाहिए, ना कि नंबर में होना चाहिए, ना कि डेट में होना चाहिए। तो दोस्तों ये टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज एसईओ के बारे में अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, अभी कुछ भी उस पर सीखना हो, तो मुझे अभी कंटेंट मुझे कमेंट में लिख देना कि इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाओ, तो मैं बना दूंगा। बाकी हालांकि सारी चीजें बन गई है। अभी ऑफ पेज एसईओ की बात करें तो ऑफ पेज एसईओ ऐसी चीज है कि जब हम और टेक्निकल और ऑन पेज एसईओ कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा उसको सेटअप कर लेते हैं, तब ऑफ पेज एसईओ की बारी आती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमको बैकलिंक लेनी पड़ती है। तो बैकलिंक के लिए मैंने आपको बताया था कि बैकलिंक हम किस किस फॉर्म में ले सकते हैं, तो उसके लिए भी मेरा एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक दे दूंगा। तो आप उस पर भी जाके देख सकते हो कि प्रोफाइल बैकलिंक कैसे बनती है, कि सोशल मीडिया प्रोफाइल कैसे बनती है, गूगल में बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनती है, बिजनेस लिस्टिंग कैसे बैकलिंक हम बनाते हैं। लेकिन बैकलिंक बनाने के लिए भी सबसे मेन चीज़ है कि डोमेन अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए। डोमेन अथॉरिटी चेक करने के लिए भी मैंने मोस्ट टूल बार और एएचरेफ या शेमरस का आपको सजेशन दिया था। तो उसके बारे में आप जब भी हो तो चेक करिए कि वेबसाइट कौन सी है। लेकिन मैंने एक बात और भी बताई थी, उसमें क्या थी कि अगर नई वेबसाइट है, नई वेबसाइट मार्केट में लॉन्च हुई और उसका विजन बड़ा है, आप देख सकते हो कि वेबसाइट चलेगी, तो भी बैकलिंक लेनी है। क्योंकि जो भी स्टार्ट हुआ है वो एक लेवल तक पहुंचा ही है। तो इसमें रिलेवेंसी अपने को देखनी कि ये बैकलिंक जो मैं ले रहा हूँ वो रिलेवेंट है या नहीं है। ब्रांड मेंशन हमेशा करना है। और अगर क्लाइंट है या फिर कहीं पे आप अपना कंटेंट डाल रहे हो, तो उसमें अपना कंपनी का नाम या खुद का नाम एज ए ऑथर डालना बहुत जरूरी है, जिससे हमको उसका बेनिफिट मिले। सोशल सिग्नल का हमेशा यूज करना है। सोशल सिग्नल यानी कुछ नहीं है, जहाँ पे भी आप कुछ भी करो, तो अगर सोशल सिग्नल में या फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन आप यूज कर रहे हो या किसी को आप कंटेंट दे रहे हो, तो सोशल शेयरिंग होना बहुत जरूरी। सिंपल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी आ जाते हैं कंटेंट एनालिसिस में। तो कंटेंट एनालिसिस में कुछ नहीं करना है। कंटेंट एनालिसिस में मेन चीज है कि अपने को अपना जो कंटेंट है ना, इसमें कंटेंट गैप दिया हुआ है, डुप्लीकेट कंटेंट या थिन कंटेंट दिए, कंटेंट फ्रेशनेस दी हुई, यूजर इंटेंट मैचिंग दिया हुआ, ये चीज होती है, डेफिनेटली होती। लेकिन एक बात मैं खुद समझता हूँ उसमें, यही चीज है कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हो वो क्या हो रहा है कि किसी के बेनिफिट के लिए, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो उसमें वो चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है कंटेंट में। लेकिन यही ध्यान रखना है कि आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, तो कंटेंट भी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिलेटेड होना चाहिए, ना कि कहीं से कंटेंट कॉपी उठाना है। कि मैं एक बात बहुत आराम से इसमें कहता हूं कि आप है ना, वो कंटेंट अपने हिसाब से लिख दीजिए। उसमें कितने कीवर्ड लेने हैं, नहीं लेने हैं, वो कोई बात नहीं है। अगर दो चार कीवर्ड भी आ गए तो भी ठीक है, लेकिन वो फ्लो होना चाहिए कि भाई ये कंटेंट है प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, इसके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये सारी चीजें हैं, और ये मार्केट के अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, थिन कंटेंट है यानी आपने थिन कंटेंट में बहुत बड़ा कंटेंट कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है।
टू द पॉइंट होना चाहिए। जैसे एग्जाम में हम बुलेट पॉइंट देते, पूरा लिखते लेकिन बुलेट पॉइंट देते, तो बुलेट पॉइंट मैन है। डुप्लीकेट कंटेंट कभी यूज नहीं करना है, कंटेंट तो फ्रेश ही रखना है, ये सीधी चीज है। और हाँ, अगर कोई प्रोडक्ट टेक्निकल है या कुछ भी है और वो कंटेंट आपको बार बार अपडेट करना होता है, तो जैसे ही वर्जन नए आते हैं या उसमें कुछ नई अपडेट आती है, तो वो पेज में आप उसको अपडेट करो। कंटेंट में अपडेट रहेगा तो उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज कंटेंट में इतनी ही ध्यान रखनी है। बाकी तो मेरे हिसाब से मार्केट में बोलने वाले बहुत बोलते हैं कि करना है करना है, एक ही चीज रखनी, फ्रेश कंटेंट बनाना है, अच्छा बनाना है और डिटेल्ड हो। डिटेल्ड मीन्स कि टू द पॉइंट बुलेट में बनाना है बस। अभी परफॉर्मेंस मैट्रिक की बात आती है, तो परफॉर्मेंस मैट्रिक में दो चीज होती है। एक तो जैसे हम पेड मार्केटिंग करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस अलग होता है, लेकिन यहाँ पे हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक की बात करनी है। तो ट्रैफिक की बात जब आती है तो उसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात आती है। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात आती है तो यस, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहाँ से मिलता है, तो गूगल सर्च से। यानी कि जो जितने भी यूजर गूगल में सर्च करते हैं हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, तो उसको हमारी वेबसाइट दिखनी चाहिए। यानी कि ये सीधी बात हो गई कि कीवर्ड्स और कंटेंट अच्छा है तो हमारी वेबसाइट को रैंक मिला तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने ही वाला है, तो उसमें कोई शक नहीं है। अब कीवर्ड रैंकिंग और ऑर्गेनिक ट्रैफिक दोनों एक दूसरे के पूरक है। वो विदाउट उसके हमको जो हमारी वेबसाइट को बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। कन्वर्जन रेट दूसरी बात है। मीन्स की दूसरी बात कैसे बोल रहा हूँ कि वेबसाइट पे ट्रैफिक आया है तो कन्वर्जन आएगा ही आएगा। तो कन्वर्जन में दो तरीके की चीज होती है कि कन्वर्जन आप किसको गिन रहे हो। कन्वर्जन मीन्स कि आप अपनी वेबसाइट में विजिट आए उसको कन्वर्जन गिनना चाहते हो, या फिर कोई आपको कांटेक्ट करे उसको कन्वर्जन गिनना चाहते हो, या फिर वो थोड़ी देर वेबसाइट पे रहे उसको कन्वर्जन गिनना चाहते हो। ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि कन्वर्जन आप किसको बोलना चाहोगे। मैं हमेशा लीड को कन्वर्जन मानता हूँ कि कोई यूजर मेरे वेबसाइट पे आके कॉन्टेक्ट फॉर्म भरे और वो कॉन्टेक्ट फॉर्म भरने के बाद उसकी इंक्वायरी मेरे तक पहुंचे, मैं उसको कन्वर्जन बोलता हूँ कि ये कन्वर्जन हुआ है। तो उसमें या इंक्वायरी हो या लीड हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। वेबसाइट की विजिट तो आएगी ही आएगी। मान लीजिए कि रोज की 100 विजिट आ रही है लेकिन कन्वर्जन नहीं आ रही, तो ट्रैफिक मुझे मेरे लिए कोई काम का नहीं है। तो उसमें मैं क्या करूंगा, मैं फिर से आ जाते कंटेंट में। मैं कंटेंट देखूंगा कि कंटेंट कैसा है, वो मार्केट के रिलेटेड है कि नहीं है। तो अगर देखो कि मेरी प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में क्या दे रही है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो उसके बेस पे कंटेंट बनाओ। यूजर को अच्छा लगे, ये ऐसा नहीं है कि टेक्निकल बनाना है। यूजर को समझ आना चाहिए कि ये कंटेंट मेरी प्रॉब्लम ये जो वेबसाइट है या वेब पेज से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो इस टाइप के कन्वर्जनल कंटेंट बनाने चाहिए। दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। बाउंस रेट यानी सीधी बात है कि वेबसाइट में बंदा आया और तुरंत चला गया, सीधी बात है। तो बाउंस रेट जितना हो सके उतना कम आए ये हमको देखना है, हर रोज देखना है। एनालिटिक में सारी चीजें आएगी। ट्रैफिक आप ऑर्गेनिक वहां से देख सकते हो। आपका कि जो रैंकिंग वो नहीं दिखेगा, रैंकिंग आपको या तो सेमरस एचरेफ या दूसरे टूल से ढूंढना ढूंढना पड़ेगा, या फिर खुद मैन्युअली कर सकते हो। मैं हमेशा मैन्युअली मेरे जो टारगेट कीवर्ड है उस पर ध्यान देता हूँ और उस पर ही मैं वर्क करता हूँ। कन्वर्जन रेट भी आपको गूगल टैग मैनेजर से सेट करना पड़ता है, या फिर एक दूसरा टूल है स्टेट काउंटर करके, वहां से भी आप देख सकते हो। बाउंस रेट हमेशा इतना ध्यान रखना है कि बाउंस रेट हमेशा मेरे हिसाब से 10% से कम होना चाहिए। 10% से कम है तो बाउंस रेट आराम से आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। कोर वेब विटल है वो गूगल सर्च कंसोल में आ जाता है। गूगल सर्च कंसोल जो कोर वेब विटल में मैंने बताया था कि कोर वेब विटल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो कोर वेब विटल दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है कोर वेब विटल। तो कोर वेब विटल क्या करता है, यहाँ पे मुझे अभी तक एक भी एरर नहीं आई है इस वेबसाइट पे, या फिर इस वेबसाइट पे मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे भी कोर वेब विटल है नहीं है। हम दूसरी कोई वेबसाइट देखते हैं कि उसमें कोर वेब विटल है नहीं है। ठीक है, तो कोर वेब विटल में क्या होता है कि हमारा इंप्रूवमेंट दिखाता है कि कितने यूआरएल पुअर है कितने नहीं है, और उसके अलग अलग पैरामीटर्स है। ठीक है, कोर वेब विटल के कि उसमें सीएलएस क्या होता है, एफडीआई क्या होता है, ये सारी चीजें होती है। जैसे एलसीपी का कंटेंट हो गया। तो इसमें मेन चीज यही है कि ये जो तीन कुछ इंप्रूवमेंट्स है वो अपने को डेली बेसिस पे करने पड़ते हैं। कैश जमा होती है तो वेबसाइट पे लोड बढ़ता ही बढ़ता है। आप कैश को या कुकीज को स्टोर करते हो तो ये आपकी वेबसाइट को लोड करेगा ही करेगा। तो कोर वेब विटल में हमेशा यही ध्यान रखना है। सीधा सा एक ओवरव्यू इतना ही है कि
अपने जितने भी हीरो पेजेस है या हीरो पेजेस की इमेजेस है या वेबसाइट में जितने भी इमेजेस है उसको वेब फॉर्मेट में यूज करो, ना कि अपने जो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में। आपकी वेबसाइट एकदम लाइट हो जाएगी, तो गूगल क्राउलर जल्दी उसको क्राउल करेगा और इंडेक्स करेगा। दूसरी चीज आती है कि यूआरएल स्ट्रक्चर हमेशा अच्छा रखो। अगर नया पेज बनाया और पुराना पेज बंद हो गया तो उसको रिडायरेक्ट करो, या फिर टेम्पररी रिडायरेक्ट कर दो या परमानेंट रिडायरेक्ट कर दो। इतनी चीजें करनी है, आपका जो रैंकिंग है वो एज इट इज रहेगा। और जितने भी आप बैकलिंक लोगे, बैकलिंक यानी आपको भले ही दिन में 2 बैकलिंक मिले, लेकिन ऐसे सोर्स से लो जो आपकी आपको बूस्ट करे, आपको रेफरेंस दे। तो बस दोस्तों, एसईओ ऑडिट में इतनी ही चीज आप देखोगे तो आपको आपका जो पूरा एसईओ का पैरामीटर है वो फुलफिल हो जाएगा। प्लस मैं अभी एक ही जो मेरा टूल है वो यूज करता हूँ, वो है Ahref। अब जैसे बहुत सारे चीज है इसमें, मेजरली मुझे ट्रैफिक कीवर्ड वगैरह की जो भी डिटेल्स है वो दिख जाती है। विजिटर कितने आते हैं, कितने इम्प्रूव हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं, वो सारी चीजें आ जाती है। साइट स्ट्रक्चर भी मेरा यहाँ से दिख जाता है। मेरी अपॉर्चुनिटी भी दिखती है, कैलेंडर भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ, बैकलिंक की डिटेल भी देख सकता हूँ कि मेरी बैकलिंक कहाँ कहाँ से आई है, कहाँ कहाँ से नहीं आई है। ब्रोकन बैकलिंक भी देख सकता हूँ, अगर है तो नहीं है, रेफर डोमेन से कितने आए हैं। तो ये सब जो है मेरे रेफरेंस डोमेन है जिससे मुझे विजिट आ रही है। ठीक है, एंकर टैग से कितनी विजिट आ रही है, ऑथर लिंकिंग से कितनी विजिट आ रही है, ठीक है, आउटबाउंड लिंक कितनी है, ऑर्गेनिक कीवर्ड से कितनी विजिट आ रही है, ये सारी चीजें मुझे दिखती है। इंटरनल लिंकिंग कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें मुझे दिखती है। स्क्रीमिंग फ्रॉग एक अच्छा सा टूल है जिसमें आप अच्छी तरीके से सारी चीजें निकाल सकते हो, और सेम रश भी अच्छा है। तो अभी इतना इजी हो गया है, आप एक वेब डोमेन डालोगे और आपको सारी डिटेल वेबसाइट की दिख जाती है। लेकिन हमेशा इस टूल में ध्यान रखना कि टूल्स भी एक डेवलप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है, तो उनके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कभी कभी गूगल को मीन्स गूगल के लिए वैलिड नहीं है, उनको लागू नहीं होते, या फिर नेचुरली हम प्रैक्टिकली माने तो वैलिड नहीं है। तो हर टॉपिक को देखना है, समझना है, फिर उस पर इम्प्रूवमेंट करना है। ऐसा नहीं करना है कि इसने मुझे दिया है तो ये एरर ही है और मैं इसको सॉल्व कर दूं, नहीं करना है क्योंकि अगर इसने दिया और आप सॉल्व करने जाओगे तो क्या होगा कि गूगल उसको इनवैलिड कर दे। तो पूरा चीज देखना है, समझना है, प्रैक्टिकल करने के बाद ही आपको पूरा ऑडिट करके उसका रिपोर्ट तैयार करना है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारी चीजें समझ आई है, और अभी हमारा जो एसईओ का पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर भी आपको कुछ लगता है कि ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, तो उसके बेस पे हम रिसर्च करके फिर वीडियो बनाएंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आगे के वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।